विश्व की प्रमुख फसलों के संदर्भ में आज हमारा अध्ययन रहेगा कपास पर। कपास, जिसे कॉटन भी कहा जाता है, अमूमन हम उसे रुई मान लेते हैं, लेकिन रुई और कपास में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर हम कपास की बात करें तो कपास से या कपास का जो पौधा होता है उससे या उस पर लगने वाला जो फल होता है उस फल से हम रुई प्राप्त करते हैं। और जो बीज होते हैं वो बीज हमारे यहाँ पर बिनोला या फिर हम इसे कपासिया सीड्स के नाम से उसे जानते हैं। तो दोनों ही जो पदार्थ हैं उन दोनों ही पदार्थों का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। कपास एक रेशेदार फसल है, यानी एक फाइबर क्रॉप है जिसके फल से हमें रुई प्राप्त होती है। कपास के बीजों को बिनोला कहते हैं। इसी बिनोला से हम रुई को प्राप्त करते हैं और यही जो बिनोला जो बीज होते हैं उससे निकाले गए तेल का प्रयोग हम खाद्य तेल के रूप में भी करते हैं तथा साबुन के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस तेल का प्रयोग पशुओं को आहार के रूप में भी दिया जाता है। इससे प्राप्त होने वाले रुई के धागों से महीन और मोटे सभी तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं, जिनका प्रयोग उष्ण एवं शीतोष्ण प्राय सभी जलवायु प्रदेशों में किया जाता है, किंतु गर्म प्रदेशों में इनके वस्त्रों का महत्व अधिक होता है। कपास के रेशों से बने वस्त्रों का प्रयोग उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर किया जाता है। रुई से सूत कातने और सूत से वस्त्र बुनने का काम प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में प्रचलित रहा है, जिसके लिए तकली और करघों से इसे बनाया जाता था। लेकिन आज वर्तमान समय में इसके लिए बड़ी बड़ी मिलें स्थापित हैं, जहां बड़ी मात्रा में सुंदर कपड़े इन रुई की सहायता से बनाए जाते हैं। जब हम करघों की बात करते हैं तो करघों का तात्पर्य होता है लूम्स। लूम्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसे हाथ से चलाया जाता है और एक जिसे मशीनों की सहायता से चलाया जाता है। हाथ से चलाए जाने वाले जो लूम्स होते हैं उन्हें हैंडलूम्स कहा जाता है और जो पावर से चलाए जाते हैं उन्हें हम पावर लूम के नाम से जानते हैं। ये था इसका परिचय। आगे हम बढ़ते हैं। एक खेत में आप कपास की किस्मों को हम जानते हैं कि कौन कौन सी होती है। तो रेशे की लंबाई, कितना लंबा उस रेशे का टुकड़ा खींचा जा सकता है, उस आधार पर या उसकी चमक के आधार पर या उसकी उत्तमता के आधार पर या गुण के आधार पर हम कपास को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली कपास की जो किस्म है जिसे लॉन्ग स्टेपल कॉटन कहा जाता है, ये कपास की सर्वोत्तम किस्म है। इसके रेशे महीन और सर्वाधिक लंबे होते हैं। रेशे की लंबाई सामान्यतः 40 मिलीमीटर से लेकर 60 मिलीमीटर तक होती है। मिस्र लंबे रेशे की कपास के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसके रेशे लंबे और कपास का रंग चमकीला होने के कारण इसका निर्माण उत्तम प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करने में किया जाता है। इस प्रकार उत्तम प्रकार की कपासों में ऐशमाउनी जो मिस्र से प्राप्त होती है, टैगिल जो पीरू यानी दक्षिणी अमेरिका से प्राप्त होती है, तथा समुद्र द्वीपीय कपास जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फिजी द्वीप समूह के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। मध्यम रेशे की जो कपास होती है जिसे मीडियम स्टेपल कॉटन कहा जाता है, इस श्रेणी की कपास में रेशे की लंबाई 40 मिलीमीटर तक होती है और रेशम की तरह इसका जो रेशा होता है वो चमकीला होता है। विश्व में उगाई जाने वाली जितनी भी जो अधिकांश जो कपासें हैं या कपास की जो कृषि की जाती है वो इसी श्रेणी के अंतर्गत की जाती है, यानी विश्व में अधिकांश जो कपास उगाई जाती है उसका रेशा मध्यम होता है। ये उत्तम प्रकार की कपास है जिसका उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका के देशों तथा रूस, मिस्र तथा पूर्वी अफ्रीका के विभिन्न देशों में किया जाता है।
तीसरे नंबर की जो हमारे कपास की जो श्रेणी है या जो किस्म है जिसे शॉर्ट स्टेपल कॉटन कहा जाता है, इस प्रकार के कपास के रेशों की लंबाई 20 mm तक ही होती है, जिसे घटिया किस्म की कपास माना जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से अच्छे कपड़ों का निर्माण किया जाना संभव नहीं है, इसलिए मोटे कपड़े बनाने के लिए इस प्रकार की कपास का प्रयोग किया जाता है। महीन और उत्तम प्रकार के कपड़ों का निर्माण करने के लिए ये बिल्कुल उपयोग नहीं होती है। भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की कपास का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार की कपास को भारतीय कपास भी कहते हैं। भारत के अलावा ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और अन्य देशों में उगाई जाती है तथा ब्राजील में भी इसी प्रकार की कपास को उगाया जाता है। कपास के लिए भौगोलिक आवश्यकता है। कपास एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसे मध्यम ताप और मध्यम प्रकार की वर्षा इसके लिए आवश्यक मानी जाती है। तापमान की बात करें तो कपास के विकास के लिए 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। इसके अलावा अगर बोते समय बात करें तो इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय इसके लिए उच्च तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक उपयुक्त रहता है। जब फूल और फल लगते हैं तब उस समय इसे तेज धूप और स्वच्छ आकाश की आवश्यकता रहती है। पाला इस कपास के लिए काफी हानिकारक होता है, इसलिए उस क्षेत्र में जहां लगभग इसका जो वर्धन काल होता है, उसका उत्पादन काल होता है, तो 200 से 200 दिन तक अगर पाला नहीं पड़े तो इसके लिए काफी लाभदायक रहता है, अन्यथा ये फसल खराब होने की संभावना रहती है। क्योंकि जब पाला गिरेगा तो पाले के साथ जो नमी रहेगी, उस नमी के कारण जो कपास से निकलने वाला जो रुई है, उस रुई का रंग वहां पर पीला पड़ जाएगा और उस कपास से निकलने वाली रुई की उपयोगिता कम हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम वर्षा की। कपास की फसल के लिए जरूरी है कि वहां पर 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती रहे। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि इससे कम वाले क्षेत्रों में या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस फसल को नहीं उगाया जा सकता। अगर इससे कम वर्षा होती है तो भी हम सिंचाई की सहायता से इस प्रकार की फसल को उगा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत अधिक वर्षा होती है तो इसकी कपास की जो बेड़ियां है वो सड़ जाती हैं। बेड़ियों का अर्थ है वह हिस्सा या वह फल वाला हिस्सा जिस पर या जिसमें से रुई बाहर निकलता है, वह गंदी हो जाती है। रुई का रंग उस बारिश की वजह से पीला हो जाता है, तो इस कारण ज्यादा बारिश इसके लिए हानिकारक है। जब बोडियों का प्रस्फुटन होता है, यानी इसका कपास का जो फल होता है, उस फल का जो आगे वाला जो हिस्सा होता है, वो धीरे धीरे उसमें 5 से 6 फलक होते हैं। उस फलक के प्रस्फुटन के समय अगर समुद्री हवाएं उस दिशा में चले तो उसके लिए काफी लाभदायक होती हैं। यही कारण है कि समुद्र तटीय भागों में इसके लिए उपयुक्त जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इस कपास की फसल को काफी अच्छी तरीके से उगाया जाता है और वहां पर उन्नत प्रकार की कपास उगाई जाती है। कपास का एक पौधा और उस पौधे से अंकुरण आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इस पौधे में से इस प्रकार से अंकुरण रुई सा होता है। मिट्टी की बात करें तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता रहती है। इसके लिए चिका प्रदान दोमट मिट्टी, इसके अलावा लावा निर्मित काली मिट्टी काफी उत्तम मानी जाती है। मिट्टी में अगर चूने की मात्रा अधिक हो तो उसके लिए लाभदायक है। कपास का पौधा मिट्टी से अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। यहाँ केवल कपास की बात नहीं, वे सभी पौधे जो तिलहन वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि सरसों की बात करें, चाहे हम कपास की बात करें, चाहे हम तिल जैसे सीसम सीड कहा जाता है, तो वे सभी या तारामीरा जो है वो सभी भूमि से उसकी उत्पादक क्षमता को कम करते हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्र जहां पर इस प्रकार की फसल उगाई जाती है, वहां पर उस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए हमें खाद देने की आवश्यकता रहती है। तो समय समय पर गोबर, हड्डी और कंपोस्ट खादों
का प्रयोग, उसके साथ साथ ही रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग इसके साथ इसमें करना पड़ता है। भूमि की बात करें तो कपास की फसल के लिए समतल किंतु सुप्रवाहित धरातल उपयुक्त होता है, जिसमें पानी बिल्कुल भी न ठहरे और जल की जो मात्रा है वो उस पौधे के आसपास इकट्ठी न हो। अगर पानी वहां पर इकट्ठा हो जाए तो वहां पर कपास की जड़ें गलने लगेगी और वो पौधा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि सुप्रवाहित जल वहां पर रहे। समतल भूमि पर फसल की निराई गुड़ाई और विभिन्न मशीनों का प्रयोग भी आसानी से किया जा सकता है तथा सिंचाई की सुविधाएं भी बेहतर तरीके से संपादित की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि उन भागों में समतल भूभाग हो ताकि कपास की फसल अच्छी तरीके से प्राप्त की जा सके। आगे हम बढ़ते हैं कि कपास के लिए और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सस्ता श्रम, क्योंकि खेत तैयार करने, फसल बोने के लिए, जो मैंने लाइव क्लास के अंतर्गत कहा था कि फसल बोने के लिए एक एक बीज को धरातल के अंदर जो क्यारियां बनी रहती है उसके विभिन्न, जिसे हम हमारे क्षेत्र में उमरा कहा जाता है, तो उमरा पर एक कतार में एक एक बीज के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी लगातार बनाते हुए हम इस बीजों को एक एक करके हाथ की सहायता से या किसी नुकीली चीज की सहायता से गड्ढा करके हम उसे लगाते हैं। किसी प्रकार की नर्सरी तैयार नहीं की जाती है और न ही यहाँ पर सीड ड्रिल या किसी मशीन का प्रयोग किया जाता है बीज को लगाने के लिए। तो यहाँ पर मानवीय श्रम की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा समय समय पर निराई गुड़ाई करनी जरूरी होती है, क्योंकि कपास की फसल के अंदर पानी देने के साथ साथ खरपतवार की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। इसके अलावा कीटनाशकों का छिड़काव हो, और यदि हम सिंचाई की बात करें तो श्रमिकों के द्वारा या मशीनों के द्वारा ये आप नहीं कर सकते, आपको वहां पर श्रमिकों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। मशीनों का प्रयोग यहाँ पर बहुत कम होगा। लेकिन अगर मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है तो भी आपको मानवीय श्रम की आवश्यकता रहती है। लेकिन जब हम फसल तैयार होने की भी बात करें तो जब भी फसल तैयार हो जाती है तो बोरियों को तोड़ने के लिए, यानी कपास की फसल का जो फल है जिसे हम डीडवा कहते हैं, उस डीडवा या बोरियों की बात करें तो उसमें से रुई को चुनने के लिए हमें मानवीय श्रम की आवश्यकता रहती है। मशीन यहाँ पर लाभदायक नहीं है। तो उन बोरियों को तोड़ने के लिए आपको सस्ते श्रम की आवश्यकता रहती है। अगर हम बात करें अभी वर्तमान के जो समय, लगभग 5 से 10 रुपए पर किलो के हिसाब से रुई तोड़कर उपलब्ध करवाई जाती है मजदूरों द्वारा। कहीं कहीं पर मजदूरी की के आधार पर भी इस फसलों में से इस प्रकार से रुई को तोड़कर हमें प्रदान किया जाता है। तो मानवीय श्रम की आवश्यकता यहाँ पर बहुत अधिक रहती है। फिर इसके बाद हम बात करें कि ये जो बोरियां होती वो भी एक साथ नहीं पकती हैं, तो इनके लिए भी हमें समय समय पर 2 से 3 बार वहां से रुई को निकालना पड़ता है। फिर इसके अलावा बात करें कि जो कपास की जो फसल है उसमें से इस प्रकार के जो फल है वो लगातार आते रहते हैं। तो लगातार आते रहने के कारण हम इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें अगले फसल की तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए समय से पूर्व ही अविकसित जो डीडवे होते हैं या अविकसित जो फल होते हैं उन्हें भी हम पहले से तोड़कर तैयार करते हैं, ताकि उन्हें तोड़कर जमीन पर सुखाकर फिर उसको पकाया जाए। तो इस प्रकार से मानवीय श्रम की आवश्यकता से परहेज नहीं किया जा सकता। मानवीय श्रम की आवश्यकता इसके अंतर्गत बहुत अधिक रहती है। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन की बात करें कि ये प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो विश्व स्तर के अगर बात करें तो प्रोडक्शन में प्रमुख जो कपास उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो संपूर्ण विश्व में कपास का जो औसत वार्षिक उत्पादन है लगभग 200 लाख मैट्रिक टन है। इनमें से लगभग 60% जो हिस्सा है वो एशिया में पाया जाता है, 20% उत्तरी अमेरिका, 8% रूस, 6% दक्षिणी अमेरिका, 5% कपास का उत्पादन अफ्रीका में होता है। तो अगर देशों के अनुसार बात करें तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, रूस, ब्राजील, टर्की, मैक्सिको, मिस्र, अर्जेंटीना इत्यादि सभी कपास के बहुत महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। जैसा कि आप मैप के अंदर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेन
जो कॉटन जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन प्रोड्यूसर्स के अंदर आप देखेंगे तो टर्की बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, चाइना भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, भारत, इजिप्ट, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, साउथर्न ब्राजील, पेरू का कुछ भाग, ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग, तो हर क्षेत्रों में कुछ न कुछ मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। तो इस मैथ की सहायता से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि विभिन्न जो देश है उन देश में कपास के उत्पादन की क्या स्थिति है, और इसी कड़ी में सबसे पहले हम प्रोडक्शन की बात करते हैं कि कपास का जो प्रोडक्शन है वो विश्व स्तर पर किस प्रकार से होता है। यहाँ पर अगर हम पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकों में जो डेटा होते हैं वो थोड़े से पुराने होते हैं। अगर हम 2020 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो कॉटन का जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोड्यूसिंग रेट है उसके आधार पर देखें तो जो 1000 मैट्रिक टन के हिसाब से अगर गणना करें तो सबसे फर्स्ट रैंक पर हमारे भारत का स्थान है। फिर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए का नाम है, फिर चाइना, ब्राजील, पाकिस्तान, तुर्की या जिसे तुर्की भी कहा जाता है, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, तुर्कमेनिस्तान और बुर्किना फासो, ये जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में इस प्रकार से उत्पादन होता है। लेकिन अगर हम पुस्तकों के आधार पर बात करें तो पुस्तकों के आधार पर जो वर्गीकरण दिया गया है उस आधार पर देखें तो उसमें सबसे पहले स्थान पर आपको चाइना या चीन का नाम देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि विश्व की लगभग 1/4 से अधिक, लगभग 27% कपास यहां से उत्पादित होती है। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो मैट्रिक टन की बात करें तो जो गहरा हरा कलर का आपको मैप में दिखाई दे रहा है वो क्षेत्र यहां पर जिनजियांग, ये क्षेत्र जो है या फिर हम कह सकते हैं कि चीन का जो पश्चिमी भाग है या उत्तरी पश्चिमी भाग है वह प्रमुख क्षेत्र है जहां पर कपास का उत्पादन होता है। इसके बाद हुबई, शिंडोंग, हेबई, ये जो क्षेत्र है कपास के मुख्य प्रोड्यूसर्स है। गौण क्षेत्रों की अगर बात करें तो जहां पर ये जो आपके ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है या लाइट पिंक कलर जो दिखाई दे रहा है उन क्षेत्रों में भी यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। और ये ऑथेंटिक डेटा है यूएसडीए जो एक प्रमाणित संस्था है, उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। 1980 तक अगर कपास की बात करें तो ये लगभग तीसरे स्थान पर था, लेकिन लगभग 1982 के बाद यहाँ पर कपास उत्पादन बहुत तेज गति से होता रहा और वहां से लगाकर ये अब तक प्रथम स्थान पर बना हुआ है। चीन में भारतीय प्रकार की कपास उगाई जाती है, यानी अगर कपास की क्वालिटी की बात करें तो सबसे लोवेस्ट क्वालिटी की, जिसमें जो रेशा होता है सबसे छोटा होता है, उस प्रकार की कपास यहाँ पर उगाई जाती है। चीन में कपास के 3 प्रमुख क्षेत्र है। एक तो यांगटी शिकियांग नदी की घाटी जो हैकाऊ क्षेत्र है, ये डेल्टाई भाग है जहां पर विभिन्न प्रकार से जो यांगटी शिकियांग नदियां हैं वो नदियों की घाटियां होने के कारण यहाँ पर कपास उत्पादक क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है हांगहो नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियां हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो पश्चिमी चीन की बात करते हैं तो शिनकियांग के शुष्क क्षेत्र जहां पर सिंचाई की मात्रा से, ये शिनकियांग जो मैंने कहा, यहाँ पर इस क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। तो ये आपका चीन में कपास का उत्पादन कैसा रहा। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का कपास उत्पादन में दूसरा स्थान है। 1980 तक की बात करें तो विश्व की लगभग 1/4 जो कपास है यही उत्पादित करता था, लेकिन अब कपास की तुलना में दूसरी व्यापारिक फसलों का उत्पादन वहां पर अधिक किया जाता है, तो यहाँ पर कपास का उत्पादन पहले से कम हो गया। इसके पीछे कारण भी है, जब हम वस्त्र उद्योग को पढ़ेंगे तो वहां पर सिंथेटिक वस्त्रों का जो प्रचलन है वो काफी बढ़ चुका है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व के लगभग 15% कपास उत्पादित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें से एक है कपास की पेटी जिसे कॉटन बेल्ट कहा जाता है, और परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, कॉटन बेल्ट और कैलिफोर्निया की वैली, कैलिफोर्निया वैली। बात करते हैं कपास की पेटी कॉटन बेल्ट के बारे में कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्जीनिया राज्य के दक्षिण से लगाकर पश्चिमी टेक्सास, ओक्लाहोमा राज्यों तक विश्व विख्यात कपास की पेटी का विस्तार है। इसकी उत्तरी सीमा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, जहां कपास के लिए आवश्यक लगभग 200 दिन पाला रहित मिल जाता है। जो एक आवश्यक कंडीशंस जो है वो यहाँ पर पूरी होती है। इस कारण फिर हम बात करेंगे 37 डिग्री तक का हम जो क्षेत्र है, तो 35 डिग्री या 35 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र रहता है वो आपका थोड़ा सा शुष्क क्षेत्र ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर
हवाओं का व्युत्क्रमण क्षेत्र होता है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर पछुआ पवनों का जन्म होता है। तो ऐसे क्षेत्र में यहाँ पर बारिश की जो संभावना होती है वो थोड़ी सी न के बराबर होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में पाले की संभावना भी कम रहती है। तो यहाँ पर सिंचाई की सहायता से बेहतर फसल ली जा सकती है। पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। देखो ये वार्षिक सीमा, या कह सकते हैं कि पश्चिमी सीमा किस प्रकार से तय होती है। 50 सेमी वार्षिक सीमा जो वार्षिक वर्षा का अर्थ है कि ये लाइन जहां जहां से निकलती है वहां वहां पर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि कम है। इसके एक तरफ तो आपको अधिक यानी 50 से ज्यादा वर्षा मिलेगी, 50 सेंटीमीटर से अधिक, और दूसरे क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिलेगी। तो ये एक लाइन है जिससे हम वर्षा की मात्रा निर्धारित करते हैं। दक्षिणी पूर्वी सीमाओं की बात करें तो पतझड़ ऋतु की 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यानी हम देखें तो पूरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत ही कम है। ऐसे क्षेत्रों में यहाँ पर कपास के उत्पादन किया जाता है। सिंचाई के साधनों के विकास में अब अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें तो थोड़ा, और पश्चिम की ओर की बात करें तो पश्चिमी टेक्सास और ओक्लाहोमा तक भी ये कपास की पेटी खिसक चुकी है। पिछले 2 दशकों में कपास की पेटी यानी पिछले 20 सालों की बात करें तो आंतरिक भागों में जो इंटीरियर जो पोर्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो वहां पर बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। वहां पर मक्का और चारे फसलें, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि फसलों का उत्पादन बढ़ा है, तो और कपास के उत्पादन में कमी आई। उसके पीछे भी एक कारण है कि ये जो क्षेत्र है कपास की पेटी, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर कह सकते हैं एक तरफ दुग्ध की पेटी है, एक व्यापारिक फसलों की पेटी है, एक तरफ कह सकते हैं कि मांस जो मंडी जो है वो है, दूसरी तरफ कह सकते हैं महान झीलों का क्षेत्र है। तो वहां पर इस कपास की डिमांड की ज्यादा, वहां पर दूसरी जो खाद्यान्न फसलें हैं उनकी डिमांड ज्यादा रहती है। तो यही कुछ कारण है कि यहाँ पर दूसरी व्यापारिक फसलों को ज्यादा उत्पादित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो है कैलिफोर्निया और उसके अन्य क्षेत्र। कैलिफोर्निया घाटी के दक्षिणी भाग में बात करें तो सॉन जोaquin घाटी और इंपीरियल घाटी कपास के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा न्यू मैक्सिको, एरिजोना राज्यों में भी सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है। इसके अलावा हम इसका मैप देखेंगे कि मैप में ये वास्तव में कपास की पेटी और कैलिफोर्निया घाटी कहाँ पर आई हुई है। तो हम एग्रीकल्चर रीजन्स की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर की तरफ ये यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण जिले हैं: मिशिगन, सुपीरियर, इरी, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। ठीक है, ये जिले क्षेत्र है। इसके ठीक नीचे की तरफ देखेंगे जो आपको पीले कलर का दिखाई दे रहा है, ये इसका कॉर्न बेल्ट है, मक्का पेटी। दोनों ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये आपका कॉर्न बेल्ट है, मक्का पेटी है। मक्का पेटे के ठीक नीचे आपको जनरल फार्मिंग का ये क्षेत्र देखने को मिलेगा। उसके ठीक नीचे यहाँ पर देखेंगे तो ओल्ड कॉटन बेल्ट। ठीक है, ओल्ड कॉटन बेल्ट का अर्थ होता है कि यहाँ पर पहले ज्यादा कॉटन उगाया जाता था, लेकिन ये बेल्ट मैंने कहा कि थोड़ा सा नीचे की ओर आपके खिसक गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो अटलांटिक जो तट है वहां पर फ्रूट और वेजिटेबल्स उगाए जाता है। ये मेगालोपोलिस का जो क्षेत्र है, मेगालोपोलिस का क्षेत्र है जहां पर कह सकते हैं कि 50 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, यहाँ पर आपके वीट यानी गेहूं उगाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो चरने का जो क्षेत्र है यानी जो चरने वाले जो पशु होता है उनका पालन यहाँ पर किया जाता है। तो ये प्रमुख जो क्षेत्र है, इसके पास में यहाँ पर डेयरी जो बिजनेस है वो आपके रहता है। तो अगर इसमें भी 2 है, जैसे कि हमने गेहूं के अंतर्गत पढ़ा था कि गेहूं भी आपके बसंतकालीन गेहूं है और एक शीतकालीन गेहूं। जब हम बसंतकालीन गेहूं की बात करते हैं तो इस महान जिलों क्षेत्र के या फिर कॉर्न बेल्ट के ठीक ऊपर की तरफ उगाया जाता है। और अगर हम बात करें शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र, तो इस कॉर्न बेल्ट और कॉटन बेल्ट के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर ये उगाया जाता है। नेक्स्ट, रूस और यूक्रेन की बात करें तो काला सागर से लेकर मध्य एशिया तक कपास की एक विस्तृत पेटी यहाँ पर फैली हुई है। इसके प्रमुख 2 क्षेत्र हैं, एक तो यूक्रेन का दक्षिणी भाग और एक है क्रीमिया। दूसरा जो भाग है वो काकासस पर्वत, यूराल पर्वत, ये सीमा निर्धारित करते हैं यूरोप और एशिया की। तो वहां से संलग्न जो क्षेत्र है रूस, जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान, यहाँ पर कपास की खेती की जाती है। जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ तो उसके बाद रूस का उत्पादन बहुत कम हो गया, क्योंकि उसके जो कपास उत्पादक जो क्षेत्र थे वो अन्य देशों जैसे यूक्रेन, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनके अंदर चले गए। तो जब विभाजन हुआ तो विभाजन होने के बाद
रूस का ये जो क्षेत्र जिसे संयुक्त सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था, तो विभाजन के बाद की स्थिति देखें तो ये उत्पादन थोड़ा सा घट गया है। 1990 तक जब अविभाजित था सोवियत रूस, तब विश्व की लगभग 20% कपास का उत्पादन रूस करता था। भारत की बात करें तो भारत बहुत बड़ा एक कपास उत्पादक क्षेत्र है। उत्पादन में बहुत अधिक अंतर आ जाता है, तो पाकिस्तान का स्थान भारत से आगे हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि उत्पादन किस प्रकार से या फेवरेबल कंडीशंस किस प्रकार से रही है। तो विश्व में अगर कपास के बोए हुए क्षेत्र की फल की बात करें तो 20% क्षेत्र भारत के अंतर्गत है, लेकिन उत्पादन की बात करें तो 10% से भी कम यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके लिए उत्तम बीज, जिसे मैंने कहा था बीटी कॉटन के जो सीड्स आते हैं, 400 ग्राम का एक पैकेट आता है, लगभग 700-800 रुपए के आसपास आता है। तो इस हिसाब से लगभग 1800 से 2000 रुपए किलो के आसपास ये बीज मिलता है। और सिंचाई साधनों की कमी मुख्य रूप से यहाँ पर होने के कारण यहाँ पर कपास का उत्पादन थोड़ा सा कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख क्षेत्र, यानी मेजरली सभी राज्यों में इस पर कपास की खेती की जाती है। दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं उसमें भी कपास का उत्पादन किया जाता है, पठारी क्षेत्रों में किया जा रहा है, लेकिन अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों का एक का भी नाम नहीं है। तो ये दिखाता है कि वहां पर कपास की खेती के लिए उपयुक्त जमीन या जलवायु नहीं है। पंजाब और हरियाणा मिलकर लगभग एक तिहाई कपास का उत्पादन, 1/3 तो कब मध्य पंजाब और हरियाणा ही मिलकर उत्पादित कर देते हैं। बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र जो है वो मिलकर 1/3 कर लेते हैं, और बाकी का 1/3 है उसमें दूसरे राज्य शामिल है। बात करें भारत में कपास के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जिसमें दक्कन पठार के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, जहां पर लावा निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है, उस पर कपास की खेती की जाती है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो कपास की जो फेवरेबल जो कंडीशंस है मिट्टी की, वो पूरी करती है काली कपासी मिट्टी, जो इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि ये कपास की फसल के लिए काफी उपयुक्त होती है। और स्वतः जुतने वाली, यानी इस प्रकार की मिट्टी होती है जिसमें आप कह सकते हैं कि पानी जैसे ही बरसता है उस समय वो चिपचिपी सी हो जाती है, उसकी दरारें भर जाती है, और जैसे ही सूखता है तो उसमें अपना आप दरारें पड़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि उसकी जुताई की गई। तो इस प्रकार से अपना आप जुताई होते हुए लगता है, इसलिए उसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, या काली कपासी मृदा भी इसे कहा जाता है। तो प्रमुख क्षेत्र एक तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र हो गया। दूसरा जो क्षेत्र है, अगर उसकी बात करें उससे पहले दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में जहां पर काली चिकनी मिट्टी पाई जाती है, और दक्षिणी भाग को चीका प्रदान जो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, वो कपास के लिए अनुकूल है। दूसरा क्षेत्र है वो सतलज और ऊपरी गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाग आते हैं, वहां पर भी कपास की कृषि की जाती है। यहाँ पर क्या विशेषता है? तो यहाँ पर उपजाऊ कांप मिट्टी का अर्थ होता है जलोढ़ मृदा, जो नदियों द्वारा लाई जाती है, हर साल नहीं बिठाई जाती है। जिसमें हमने बांगड़ और खादर को पढ़ा होगा, तो खादर वाला जो क्षेत्र है वो हमेशा कह सकते हैं कि बाढ़ का पानी आने के कारण वहां पर मिट्टी की एक नवीन परत हर साल बिछा दी जाती है, इसलिए वो वहां उपजाऊ होने के कारण वहां पर कपास की कृषि की जा सकती है। वर्षा की कमी पूरी करने के लिए यहाँ पर सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कपास की उन्नतशील कृषि की जाती है, यानी जो वैज्ञानिक तरीके हैं उससे यहाँ पर कृषि की जाती है। बूंद बूंद सिंचाई से भी कपास की कृषि की जाती है, उसकी नर्सरी भी तैयार की जाती है। तो हर प्रकार से कह सकते हैं कि वहां पर जो प्रयोग है इस फसल को लेकर किए जाते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है, जो तीसरा और लघु कपास का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आपका अहमदाबाद, उसका विकास होने के पीछे कारण क्या है कि अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हो गया था, तो उसके लिए जो कच्चा माल है उस कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए इसके पास में ही कपास की कृषि की जाने लगी। क्षेत्रों की बात करें तो प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग क्षेत्र हैं। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो क्षेत्रों में प्रोडक्शन कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा गुजरात का, फिर है आपका महाराष्ट्र का क्या बात, जैसे जैसे कलर जो चेंज होता रहा है, लाइट होता जा रहा है, वैसे वैसे उसका उत्पादन घटता जा रहा है। 2015 से लगाकर 2016 तक हम टॉप 10 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में देख रहे हैं कि इन सालों में किन किन राज्यों ने कितना उत्पादन किया। 2015-16 की ये डेटा है। आगे बढ़े, पाकिस्तान की बात करें तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ
इसका विश्व में 5वां स्थान है। पाकिस्तान में अधिकांश कपास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बेसिनों में उगाई जाती है। अगर मैप देखेंगे तो जो सबसे गहरा कलर है ये चित्र, ठीक है, सिंधु की और सिंधु की सहायक नदियां, यानी सिंधु की जो है सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये जो नदियां हैं, इन नदियों का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है। तो अधिकांश क्षेत्र है जो पाकिस्तान का हिस्सा वाला जो पंजाब है वहां पर है, और दूसरा जो क्षेत्र है वो सिंध क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर उत्तम प्रकार की कपास उत्पादित होती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी यहाँ पर भारत से अधिक है। विश्व का लगभग 8% कपास उत्पादन पाकिस्तान से होता है। माउंट मैगरी, मुल्तान, लाहौर, शेखपुर, सतकर ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास का यहाँ पर अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्राजील। विश्व के लगभग 3.5% कपास का उत्पादन करते हुए ब्राजील एक प्रमुख कपास उत्पादक देश बन चुका है। यहाँ पर समुद्र तटीय जलवायु पाए जाने के कारण इसके आसपास के क्षेत्रों में कपास उगाई जाती है। दो क्षेत्र हैं प्रमुख, एक तो उत्तर पूर्वी भागों में स्थित पेराम्बूको राज्य तथा उसके दक्षिण में स्थित बाहिया क्षेत्र, जहां से देश की लगभग आधी कपास प्राप्त हो जाती है। प्राम्बोका राज्य के दक्षिण में स्थित है, और दूसरा जो क्षेत्र है वो नवीन कपास क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका विस्तार साओ पोलो तथा मिनास गेरास जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगभग देश की आधी कपास उत्पादन होती है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये मिनास गेरास है, ठीक है। तो जो क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक कपास उत्पादन होता है उसको काफी गहरे कलर के अंतर्गत दिखाया गया है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर ब्राजील में कपास का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट जो क्षेत्र है तुर्की में कपास उत्पादन का जो क्षेत्र है, तो ये 7वां बड़ा उत्पादक है जो विश्व की, ये मैंने कहा 7वां उत्पादक है, ये छठा है, ये डेटा हर साल बदलते रहता है, उत्पादन पर डिपेंड करता है कि किस साल कितना उत्पादन हुआ। तो विश्व के लगभग 3% कपास यहाँ पर उत्पादित होती है। टर्की का इजमीर क्षेत्र देखिए, ये है इजमीर क्षेत्र और अदान क्षेत्र कपास के उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ कपास का उत्पादन सिंचाई की सहायता से किया जाता है, और कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग है वो निर्यात कर लिया जाता है। बाकी का जो भाग है वो यहाँ पर घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग लाया जाता है। नेक्स्ट है इजिप्ट या मिस्र की जो कपास है सबसे उत्तम मानी जाती है क्योंकि इसके लंबे रेशे होते हैं। तो विश्व विख्यात है, लगभग 1.5% यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है, लेकिन उच्च श्रेणी की होने के कारण इसकी मांग यहाँ पर बहुत अधिक है। मिस्र में कपास की खेती की जाती है नील नदी की घाटी में तथा उसके डेल्टाई भागों में की जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें कि कलर जो कॉम्बिनेशन है, तो ये जो नील नदी का जो डेल्टा है, आप देखेंगे नील नदी जहां जहां से जा रही है उसके आसपास के क्षेत्रों में या उसका जो डेल्टाई क्षेत्र है उन क्षेत्रों में कपास की खेती प्रमुखतया की जाती है। मिस्र कपास का प्रमुख निर्यातक देश है और इसकी अर्थव्यवस्था में कपास का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी यहाँ का अधिकांश जो कपास का जो भाग है वो निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिको में कांप मिट्टी वाले क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है। मैक्सिको आपके अमेरिका का क्षेत्र, ये विश्व की लगभग 1.5% कपास का उत्पादन करता है। मैक्सिको के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो कोलोराडो नदी का डेल्टा क्षेत्र, ये वहां पाई जाने वाली एक नदी है। फिर है रियो ग्रांडो, ये रियो ग्रांड नदी का जो क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र है आंतरिक पठारी लेगून क्षेत्र होता है जहां पर समुद्र का पानी पहुंच जाता है। ऐसे जो आंतरिक पठारी क्षेत्र है वो लेगून्स कहलाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी जो समुद्र तटीय भाग है वहां पर भी कपास का उत्पादन किया जाता है। मैप में अगर देखेंगे तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं मैक्सिको के, वहां पर कपास का उत्पादन किया जाता है। तो कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं चिन्हा चुनाहा का कह सकते हैं कि उत्तरी भाग है, ठीक है। कैलिफोर्निया का भी कुछ अब यहाँ पर जिसे बाजा कहा जाता है, तो बाजा क्षेत्र में भी यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। जो ग्रीन कलर में दिखाए जा रहे हैं वो मेजर क्षेत्र है, और जो कह सकते हैं कि थोड़े से पीले रंग में है वो माइनर क्षेत्र है। बढ़ते हैं आगे। यही था हमारा कपास और कपास का उत्पादन पूरे विश्व स्तर पर किस प्रकार से होता है। सारी स्लाइड्स को एक बार मैं पुनः चला देता हूँ, आप देख लीजिएगा।